मध्य प्रदेश में बाढ़ के हालात को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर पत्रकारों को जानकारी दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अब बाढ़ का पानी धीरे धीरे उतर रहा है। हालांकि होशंगाबाद में अभी भी नर्मदा खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। वहीं उन्होंने कहा कि ग्वालियर चंबल संभाग में लोगों को सतर्क किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की माने तो अब सरकार की प्राथमिकता बाढ़ का पानी उतरने के बाद की स्थितियों पर नियंत्रण करने की है। उन्होंने कहा कि इस बारे में स्वास्थ्य, पंचायत एवं ग्रामीण विकास और नगरीय प्रशासन विभाग को जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये भी कहा है कि फसल बीमा योजना की जो तारीख है उसको उन जिलों में बढ़ाया जाएगा जहां पर आपदा ज़्यादा हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसान और आम लोग परेशान ना हो, सरकार उनके साथ में खड़ी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि आपदा के दौरान सिवनी में पुल बहने की जो घटना हुई है उसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इस तरह की अगर और भी कुछ घटनाएं हुई होंगी पुल ढहने की या फिर सड़कों के खराब होने की तो फिर सरकार उन पर भी संज्ञान लेगी। जेईई के एग्जाम्स कल देश भर में होने हैं और मध्य प्रदेश से लाखों छात्र इस एग्जाम में बैठेंगे। बहरहाल जबलपुर की बात करें तो यहाँ एक सेंटर बनाया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे तैयारियां जोरों से हैं। कुल 1 से लेकर 6 सितंबर तक यहाँ पे परीक्षाएं आयोजित होंगी, जहाँ 6191 छात्र यहाँ पर परीक्षा देने बैठेंगे। इसको लेकर के जो यहाँ अभी वर्तमान में एडमिशन वाले छात्र हैं उनके साथ ही एक मॉक रिहर्सल की जा रही है। 2 स्टेजेस पे यहाँ पर थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। जो छात्र यहाँ पर आएंगे, अगर बारिश होती है तो एक अलग प्लान तैयार किया गया है। बेहद महत्वपूर्ण ये एग्जाम है, चूंकि कहीं ना कहीं सियासत भी इसमें जमकर हुई थी और बड़ी संख्या में छात्र इस परीक्षा में यहाँ पर बैठेंगे, तो व्यापक तैयारियां यहाँ पर कर ली गई हैं। जो छात्र आएंगे वो यहाँ से उनकी एंट्रेंस यहाँ पर होगी और 2 स्टेजेस पे उनकी थर्मल स्कैनिंग होगी। अगर कोई सस्पेक्टेड छात्र भी पाया जाता है तो उनके लिए अलग से एक आइसोलेशन हॉल बनाया गया है जहाँ पर वे इत्मीनान से बैठ के परीक्षा दे सकेंगे। तो कोरोना संक्रमण के चलते एक बेहद बड़ी परीक्षा है जो कि देश भर में आयोजित होती है, उसको लेकर के परीक्षा केंद्र में तमाम इंतजाम कर दिए गए हैं। सिवनी के लखनऊ डोन में वेनगंगा पर बने 2 पुलों के बह जाने को लेकर प्रदेश का सियासी पारा गर्म हो गया है। बारिश के चलते लखनऊ डोन में 2 पुल बारिश में बह गए और अब कांग्रेस ने पुल के निर्माण को लेकर सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि इस पूरे पुल के निर्माण की अनुमति तत्कालीन बीजेपी सरकार के समय मंजूर हुई थी और यही कारण है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है और इसी के चलते वेनगंगा नदी पर बने दोनों पुल बारिश में बह गए। तो वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस के आरोपों पर जमकर हमला बोला है। बीजेपी का कहना है कि तत्कालीन बीजेपी सरकार में पुल के निर्माण को मंजूरी जरूर दी गई थी, लेकिन इसके क्वालिटी मॉनिटरिंग का जिम्मा कमलनाथ सरकार पे था, जो उन्होंने पूरा नहीं किया। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर छिड़ी सियासत के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुलों के बारिश में बह जाने के मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। बाबई के सांगाखेड़ा गांव में हैं, जहां सीएम शिवराज सिंह पहुंचे हैं, लोगों से चर्चा कर रहे हैं। इसके पूर्व सीएम शिवराज सिंह ने सांगाखेड़ा के सामने जो बाला भेंट गांव है, छोटी बाला भेंट, बड़ी बाला भेंट, उनका दौरा किया है। वोट के जरिए दौरा किया है। सीएम ने लोगों से चर्चा कर उनके हालचाल जाने हैं। बाढ़ प्रभावित लोगों का कितना नुकसान हुआ है इसका भी सीएम फौरी आकलन लगा रहे हैं। सीएम ने कहा है कि मेरा पहला धर्म है सेवा, उसे निभाने आया हूं। मुख्यमंत्री ने लोगों से चर्चा कर यह भी आश्वासन दिया है कि उन्हें जितना भी नुकसान हुआ है, चाहे वह फसल का नुकसान हुआ हो या फिर जानवरों का नुकसान हुआ हो या फिर उनके घरेलू नुकसान हुए हैं, उन सबकी पूर्ति की जाएगी। राहत शिविर जो नर्मदा कॉलेज में बनाया गया है वहां पर सीएम पहुंचेंगे, लोगों से चर्चा करेंगे। इंदौर में कोरोना के भयावह हालात होते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 272 मरीज कोरोना पॉजिटिव आए हैं। ये संख्या एक दिन में सबसे ज़्यादा है। अगर पिछले 30 दिनों की बात की जाए तो 5500 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज इंदौर में मिल चुके हैं। देश में कोविड-19 से सबसे ज़्यादा प्रभावित जिलों में शामिल इंदौर में एक बार फिर कोरोना विस्फोट हुआ है और सर्वाधिक 272 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। नए मरीजों को मिलाकर शहर में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 13,000 के करीब पहुंच गई है। 4 नई मौतों के बाद कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 393 हो गई है। जिले की प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पूर्णिमा गड़रिया के मुताबिक शहर में पिछले 24 घंटे में 2,994 कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट में 2,693 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव जबकि 272 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अब इंदौर में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 12,992 पर पहुंच गई, जो शहरवासियों के लिए डराने वाली है।
अगस्त में नवी बार कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 200 पार पहुंचा है। वहीं अगस्त में 30 दिनों में 5,539 नए पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं 12 दिनों में 47 मौतें कोरोना से हो चुकी हैं, जो चिंता का विषय है। शहर में अब भी 3,665 एक्टिव केस हैं। वहीं 8,934 मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। कोरोना से पुलिसकर्मी भी लगातार संक्रमित होते जा रहे हैं और अब तुकोगंज थाने के टीआई कमलेश शर्मा संक्रमित हो गए हैं। उनकी पत्नी ज्योति शर्मा भी कोरोना पॉजिटिव हुई हैं। वहीं जिला जेल के अधीक्षक अजमेर सिंह ठाकुर भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उधर वाणिज्यिक कर विभाग के 5 कर्मचारियों की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया है। इन कर्मचारियों के संपर्क में आए लोगों की भी सैंपल लिए जा रहे हैं। इंदौर में तमाम प्रयासों के बावजूद कोरोना के संक्रमण पर रोक नहीं लग पा रही है। कलेक्टर ने स्पॉट फाइन 100 से बढ़ाकर 200 रुपये कर दिया है। बावजूद इसके लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं और एहतियात नहीं बरत रहे हैं। वही कारण है कि कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। पन्ना जिले में इन दिनों भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। यही कारण है कि यहाँ पर बहने वाले जलप्रपात भी, जो आप हमारे पीछे लखनपुर का जलप्रपात देख रहे हैं, यह भी पूरे सबाब पर है। यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं, लोग अपनी जान को जोखिम में डाल करके, साफ तौर पर देखिए, जान को जोखिम में डाल के, मैं बार बार कह रहा हूँ, अपनी जान को जोखिम में डाल के लोग नहा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। कहीं ये एंजॉय उनको महंगा ना पड़ जाए, क्योंकि आगे हजारों फुट गहरी खाई है और ऊपर से हजारों फुट ऊपर से पानी बहकर आ रहा है। यदि यह पानी ऊपर से ज़्यादा तादाद में आ जाए तो यह कभी भी अनहोनी हो सकती है। हमारे पास में कुछ युवा खड़े हुए हैं जिनसे हम बात करते हैं, पता करते हैं वो कहाँ से आए हैं, किस लिए आए हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं सतना से आया हूँ और मुझे लखनपुर के बारे में बताया गया और बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई एहतियात नहीं बरती गई। यहाँ आप देख सकते हैं चारों ओर कचरा है और कि कोई एक भी सेफ्टी नहीं है। मैं ऊपर से काफ़ी ऊपर से नीचे आया हूँ, मैं गिरते गिरते कई बार बचा हूँ। यहाँ मतलब बच्चे या महिलाएं बिल्कुल नहीं आ सकती, लेकिन यहाँ लोग आ रहे हैं और एक भी बार कोई गया तो बड़ी घटना। आप नहाना चाहेंगे? नहीं, मैं नहाने के लिए यहाँ आया था, लेकिन यहाँ पे देखा फिसलन है, यहाँ कोई सेफ्टी नहीं है। मतलब आदमी अगर फिसलेगा तो नीचे ही चला जाएगा, तो इसलिए मैं बिल्कुल यहाँ दोबारा तो आऊँगा नहीं जब तक सेफ्टी नहीं आए। गवर्नमेंट प्रशासन यहाँ पे कुछ एहतियात न बरतेगी तब तक मैं बिल्कुल नहीं आना चाहूँगा यहाँ। आपका शुभ नाम? आदित्य यादव। देखिए किस तरीके से खाना पीने की सामग्री, यहाँ पर प्लास्टिक की बोतलें, यहाँ पर कितना कचरा फैलाया गया है लोगों के द्वारा पिकनिक बनाने के दौरान। हम कहेंगे जिला प्रशासन यहाँ पर ध्यान दे। निश्चित रूप से यदि जिला प्रशासन ध्यान नहीं देता तो कभी भी अनहोनी की घटना घट सकती है। इंजीनियरिंग संस्थाओं में प्रवेश के लिए ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम जेईई मेंस अब ऑनलाइन मोड पर 1 से 6 सितंबर तक आयोजित हो रहा है। और राजधानी भोपाल की बात करी जाए तो यहाँ पर 3 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें ट्रिनिटी कॉलेज, सैम कॉलेज और आईएएस कॉलेज। यानी यहाँ पर जो ऑनलाइन मोड है उस पर आधारित जो जेईई मेंस का एग्जाम आयोजित होगा। और कोरोना संकट काल के दौरान जिस तरह से जेईई मेंस एग्जाम को लेकर विवाद हुआ, उसके बीच अब सोशल डिस्टेंसिंग के साथ परीक्षा आयोजित करा रही। यानी एक स्टूडेंट के बीच में एक कुर्सी का गैप रखा जाएगा, यानी 6 फीट का जो गैप है एक स्टूडेंट के बीच रखा जाएगा। वहीं इस बार जब परीक्षा देने के लिए स्टूडेंट कॉलेज में पहुंचेंगे, यानी एग्जाम सेंटर पर पहुंचेंगे, तो इस बार स्टूडेंट को मास्क एग्जाम सेंटर पर ही दिया जाएगा। यानी 3 लेयर सुरक्षा वाला जो मास्क है वो स्टूडेंट को परीक्षा केंद्र पर मिलेगा और उसी परीक्षा केंद्र पर उसी मास्क को पहनकर ही स्टूडेंट को परीक्षा देनी होगी। और इस बार कोरोना संकट काल के दौरान जो एडमिट कार्ड हैं वो वेब कार्ड रीडर के जरिए चेक किए जाएंगे। तो वहीं जो छात्रों को टच ना करना पड़े, इसीलिए इस बार जो मेटल डिटेक्टर है उससे छात्र छात्राओं की तलाशी ली जाएगी। और इस बार जो बॉल पेन है वो स्टूडेंट अपने साथ एग्जाम सेंटर पर ले जा सकेंगे। और बार बार हाथों को सैनिटाइज करने के लिए जो सैनिटाइजर की बोतल है, पानी की बोतल है, स्टूडेंट इस बार एग्जाम सेंटर पर अपने साथ ले जा सकेंगे। यानी बहुत कुछ बदलाव इस बार एग्जाम सेंटर पर देखने को मिलेंगे। और प्रदेश भर की अगर बात करी जाए तो 26 सेंटर बनाए गए हैं। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर के साथ ही 26 सेंटर्स पर जेईई मेंस की परीक्षा आयोजित की जा रही, जिसमें 43,000 से ज़्यादा जो स्टूडेंट हैं वो इस बार जेईई मेंस एग्ज़ाम में यहाँ पर परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। और जैसे ही पहली शिफ्ट का पेपर हो जाएगा, यानी इस बार 2 पालियों में परीक्षा आयोजित की जा रही है, और पहली शिफ्ट का पेपर होने के बाद
जो एग्ज़ाम सेंटर हैं उनको सैनिटाइज किया जाएगा। कीबोर्ड हैं, छात्र जहां पर भी परीक्षार्थी एग्ज़ाम देने के लिए बैठेंगे उस सीट को सैनिटाइज किया जाएगा। कीबोर्ड को, मॉनिटर को, वेब कैमरे को, सारी चीज़ों को सैनिटाइज किया जाएगा। यहाँ तक कि जो लिफ्ट है उसके दरवाजे हैं, हैंडल हैं, सबको सैनिटाइज किया जाएगा ताकि जो दूसरी पाली में एग्ज़ाम देने के लिए स्टूडेंट पहुँचेंगे उनको किसी तरह से कोई खतरा ना रहे। और सुरक्षा इंतजामों के बीच इस बार जेईई मेंस की परीक्षा आयोजित होने जा रही है। आज सुबह मोती महल कैंपस में जो पार्किंग की व्यवस्था की गई थी, यहाँ पर कई गाड़ियाँ पार्क की जाती थी, उसमें बिल्डिंग, एक जर्जर बिल्डिंग थी वो गिर गई और इसके गिरने से कई गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त हो गई हैं जो यहाँ पार्किंग में लगी हुई थी। लगभग 8 गाड़ियाँ हैं जो बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। बाकियों पे भी धूल मिट्टी ज़रूर उड़ करके आई है, लेकिन जो 8 गाड़ियाँ हैं वो पूरे तरीके से डैमेज हो चुकी है। जिनकी गाड़ियाँ यहाँ पर लगी हुई थी वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर कब उन्हें ये पता चला कि ये गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई हैं और आगे किस तरीके से वो इनको कोशिश करेंगे मुआवजा लेने की। यहाँ पर जो आपने गाड़ियाँ पार्क की हैं, क्या व्यवस्था थी, कितने सालों से आप करते हैं? लास्ट 1 ईयर से तो मैं यहाँ खड़ी कर रहा हूँ, तो 1300 रुपये महीना देता था इनको। आपको कब पता चला कि ये आपकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो चुकी है? मॉर्निंग में ही आया, इनका 8 बजे फ़ोन आया, 7:30 बजे फ़ोन आया कि ऐसा है, गाड़ी पे पूरा वो दीवार गिर गई है, तो आप आके देख लीजिए। पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है गाड़ी आपकी, और यहाँ पर जो देख रेख करते थे उनसे आपकी बात हुई? उनसे मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा हम बात करते हैं नगर निगम से, हम उनसे मुआवजा दिलवाएंगे आपको। तो मैंने ठीक है, आप बात कर लीजिए, नहीं तो मैं कंप्लेंट लॉन्च करूँगा। मैंने पार्किंग वालों के खिलाफ कोई उन्हीं को पेमेंट देता था। बिल्कुल, जिस तरीके से ये पार्किंग व्यवस्था दिख रही है, काफ़ी एक आध गाड़ियाँ थी, 1 साल से आप यहाँ पर पार्क कर रहे थे, अब तक कोई परेशानी या समस्या हुई? नहीं, आज तक तो कोई परेशानी नहीं हुई। ये आपको पहले से पता था कि बिल्डिंग्स यहाँ की जर्जर हैं, किसी भी वक्त गिर सकती है? नहीं, ये नहीं पता। किसी टाइप की अल्टीमेटम या अलर्ट आपको नहीं किया गया था। जिनकी गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, अब वो सीधे तौर पर मुआवजे की मांग कर रहे हैं और उनका कहना यही है कि उन्हें पहले से किसी बात की चेतावनी नहीं दी गई थी, इसलिए अब यहाँ पर जब पार्क उन्होंने किया था तो ये पूरी समस्या पार्किंग प्रबंधन की ही बनती है कि किसी तरीके से उनकी इस क्षतिग्रस्त हुई गाड़ियों को और उनके इस नुकसान की भरपाई की जाए। मध्य प्रदेश में बाढ़ को लेकर अब सियासत होने लगी है। कांग्रेस की बयानबाजी पर बीजेपी ने जवाबी हमला बोला है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस में अधिकांश रिटायरमेंट वाले हैं जो खटिया डालकर बैठे हैं। डिसलाइक उनके लिए करना चाहिए जो आपदा के समय घर से नहीं निकले। कांग्रेस का कार्यक्षेत्र ट्विटर पर रह गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास अब लोग नहीं बचे हैं, जमीन विहीन हो चुकी है कांग्रेस। अभी कांग्रेस को बाढ़ के कारण लोगों के बीच जाना चाहिए, लेकिन ये डिसलाइक में लगे हुए हैं। कांग्रेस शुरू से ही जाति की राजनीति करती है। अंग्रेजों की थीम कूट डालो राज करो की थीम अब कांग्रेस अपना रही है। वहीं नरोत्तम मिश्रा के बाद मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस को हर विषय पर नरोत्तम मिश्रा के बाद मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस को हर विषय पर राजनीति नहीं करना चाहिए। कोरोना महामारी सभी जगह बढ़ रही है, सरकार द्वारा उसकी रोकथाम के उपाय भी किए जा रहे हैं। कांग्रेस लगातार बीजेपी पर सवाल खड़े कर रही है, ऐसे में बीजेपी की तरफ से भी जवाब दिया जा रहा है। दौरा किया था और आज तो मैं रोड से घूम रहा हूं। सोचा था जल्दी आ जाऊंगा, लेकिन गांव में देर लग गई। अंदर बोट से भी जो गांव फंसे भाग गए। लोगों ने कैसी जिंदगी बचाई, आश्चर्य होता है। पेड़ पे 20-20 फीट ऊपर खटिया बांध के लोग वहां बैठे रहे। एम्बुलेंस निकल जाने देना, ये गाड़ी हटाओ, एम्बुलेंस निकल जाने देना। एम्बुलेंस है क्या? एम्बुलेंस निकलने तो व्यवस्था बनाओ उसको निकालने की, तुरंत व्यवस्था बनाओ। एक तरफ से रोड खाली रखो भाई। एम्बुलेंस निकलवा दो। 2 नहीं 3-4 चीजें हैं। एक चीज, अरे अबे तो पूरे ही स्थगित कर दे, पता नहीं चलो कि नहीं चलो, लगा कि नहीं लगा।
नहीं लगा? अच्छा, बाढ़ में पता नहीं चल पाया, वो तो 4-5 दिन हो गए करीब। एक तो मैं एनडीआरएफ की पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं। आपने अभूतपूर्व लोगों की जिंदगी बचाने के लिए आपका अभिनंदन है, मैं आपको सलूट करता हूं। बाढ़ में फंसे हुए लोगों को निकालने में एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, एयरफोर्स, आर्मी सब लगी रही, उनका अभिनंदन। और अब प्रशासन को पूरी व्यवस्था बनाना है, कलेक्टर कमिश्नर यहाँ है, शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था वो युद्ध स्तर पर करनी, क्योंकि पानी पूरा खराब हो गया है। गंदा पानी पी के बीमारियां न फैल जाए। फिर जहाँ कीचड़ कबाब जमा है उसकी युद्ध स्तर पर साफ सफाई की व्यवस्था, वहां ब्लीचिंग पाउडर, बाकी दवाइयां डालना, और पीने के पानी में जो दवाइयां डलती हैं ताकि पानी से कोई बीमारी ना हो, उसका इंतजाम करना है। और उसके बाद जब तक घर की स्थिति ऐसी ना हो कि कच्चे में चूल्हा ना जल पाए, भोजन के पैकेट की व्यवस्था भी करना है। पीने का पानी जितने जल्दी हो सके लाइट रिस्टोर करने की बात मैं करूंगा। बिजली के बड़े बिल सब मैंने स्थगित कर दिए हैं। अब अगले महीने एक ही महीने का बिल आएगा। और घर क्षति का आकलन करके राहत का देने का इंतजाम किया जाएगा। परेशानी और मुसीबत है, लेकिन इसी दिन के लिए तो मामा फिर से बनाए नहीं। पहले कोरोना से लड़ाई लड़ता रहा मैं, जब से आया हूं तब से दिन रात लगा हूं। और कोरोना गया तो ये बाढ़ आ गई। सरकार की खजाने की हालत खराब है, लेकिन मैं कोई रोऊंगा गाऊंगा नहीं, कहीं से भी इंतजाम करूंगा, आपकी व्यवस्था बनाऊंगा। डॉक्टर छोटा सरन जी और पूरी टीम आपकी सेवा में लगेगी, राहत कार्यों की देखभाल करेगी, और मोहल्ले से भी उत्साही नौजवानों को निकाल के, क्योंकि आपका सहयोग भी चाहिए, राहत के कामों की देखभाल में लगाना है, ताकि सबकी व्यवस्था बहुत बेहतर बन जाए। अब थोड़ा थोड़ा हर जगह मुझे पहुंचना है बाढ़ के समय। हाँ जी, आगे के गांव में भी मुझे पहुंचना है। कुछ कहना है मुझे कुछ। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं, पहले बोट से और अभी गांव में जाकर जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जो गांव है, वहां के लोगों से न केवल बात की बल्कि उनको इस बात की तसल्ली दी कि सरकार आपके साथ खड़ी है, और जो परेशानी हुई है, चाहे वो पीने के पानी की समस्या आप खड़ी हो गई हो या भोजन की समस्या, वो ऐसे में सरकार सारी व्यवस्थाएं करने के लिए तैयार है। और चलिए 15 शहर 15 रिपोर्टर के कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। छत्तीसगढ़ में जेईई और नीट के एग्जाम की तारीखों को लेकर घमासान मचा हुआ है। मंत्री अमरजीत भगत ने इस पर पुनर्विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, और इसके साथ ही एक दिन पहले उन्होंने ये मांग की है कि परीक्षा की तारीखें जो है वो अभी भी आगे बढ़ाई जा सकती है, आगे बढ़ाई जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा, और उन्होंने कहा कि वो अपनी हठधर्मिता के चलते छात्रों का जो जीवन है वो खतरे में डाल रहे, क्योंकि संक्रमण का भी खतरा है, और बाढ़ के चलते कितने स्टूडेंट परीक्षा के लिए आ पाएंगे ये भी निश्चित नहीं है। वहीं जो अमरजीत भगत है उनके आरोपों पर पलटवार करते हुए रायपुर सांसद सुनील सोनी ने कहा कि अमरजीत भगत को ये सोचना चाहिए कि अगर एक साल लॉस होता है तो उसका खामियाजा क्या होता है। उन्होंने अमरजीत भगत पर टॉन्ट कसते हुए कहा कि मैं नहीं जानता कि अमरजीत भगत ने इतनी बड़ी परीक्षा पहले कभी दी है या नहीं दी है, लेकिन ये समझना चाहिए कि यदि कोई स्टूडेंट परीक्षा नहीं दे पा, यदि परीक्षा आगे बढ़ाई गई तो छात्रों का जो भविष्य है वो एक तरह से खतरे में पड़ सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ही बता दे कि कब तक कोरोना जो है वो पूरी तरह से चला जाएगा, तो उसके हिसाब से डिसाइड होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर जो एक तरह से कहें कि संक्रमण कहां पर नहीं है, उन्होंने कहा कि विधानसभा चल रही, तमाम तरह की जो नियमित प्रक्रियाएं हैं वो चल रही है, तो फिर छात्रों का एग्जाम क्यों रोके। तो जाहिर तौर पर दोनों ही, चाहे बीजेपी हो और कांग्रेस है,
दोनों में घमासान मचा हुआ है। लेकिन इस बीच अमरजीत भगत ने ये भी कहा है कि वो आसान्वित है कि जो परीक्षा की जो तारीखें हैं वो आगे बढ़ाई जा सकती है और जब तक कल परीक्षा का समय नहीं आ जाता तब तक उन्हें उम्मीद बंधी हुई है कि ये तारीखें आगे बढ़ेगी। देखना यह है कि इस पूरे मसले पर जो अमरजीत भगत है उनकी आशा कितना काम करती है। लेकिन ये जरूर है कि कोरोना के बीच में जो परीक्षा जो चल रही है उसके बीच में राज्य सरकार ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी है। बसें जो है वो लगाई गई है। राज्य सरकार ने कहा है कि जो स्टूडेंट है उनके आने जाने का जो भाड़ा है वो खुद जो है वो राज्य सरकार वहन करेगी। उनके लिए गाड़ी भी लगाई गई है। कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे पुलिस के जवान बड़ी संख्या में कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। डीडी नगर थाना क्षेत्र में 20 जवान संक्रमित पाए गए हैं। वहीं गोल बाजार थाने के भी 4 जवान संक्रमित हो गए हैं। डीडी नगर क्षेत्र में कल ही 11 जवानों का कोरोना पॉजिटिव आया था और उसके बाद जो है आज 9 जवान जो है संक्रमित पाए गए हैं। वहीं अगर बात कर ली जाए गोल बाजार थाना क्षेत्र की तो 9 जवानों को जो है टेस्ट किया गया है, जिसमें से 4 जवान पॉजिटिव आए हैं। इस तरीके से आज ही पुलिस के 15 कर्मी जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जाहिर है बड़ी चिंता की बात है कि इतनी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी अगर कोरोना से संक्रमित होंगे तो कैसे जो है सुरक्षा की जिम्मेदारी जिनके कंधे पर है वही बड़ी संख्या में संक्रमित हो रहे हैं, तो उनको बचाना एक बड़ी जिम्मेदारी है और इसके लिए जो है बड़े स्तर पर प्रयास करने की जरूरत है। राजधानी रायपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में कोरोना बेकाबू होता नजर आ रहा है। जिस तेजी से आंकड़े आ रहे हैं और कुल आंकड़े 30,000 के पार अब तक हो चुका है, बताने के लिए काफी है कि आने वाले समय में स्थितियां और भी बिगड़ेगी, क्योंकि बाजारों की भीड़ और ट्रैफिक जाम बताने के लिए काफी है कि जिस जन आंदोलन में जनता की आहुति सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी, जनता की भागीदारी सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी, वहां जनता अभी भी उस स्तर पे भागीदारी नहीं निभा पा रही है जिसकी उम्मीद सभी को थी। बहरहाल लगातार कोरोना अपना पैर पसार रहा है और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के बंगले पे भी कोरोना ने दस्तक दे दी है और यही वजह है कि गृह मंत्री भी अब 5 दिनों के लिए आइसोलेशन पे जा चुके हैं। इससे पहले नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया 10 दिनों के लिए आइसोलेशन पे गए तो मुख्यमंत्री भी 5 दिनों के आइसोलेशन की बात कह चुके हैं। साथ ही साथ इंदिरावती भवन में एक साथ 54 अधिकारी कर्मचारियों के संक्रमित होने के बाद अब प्रवेश की पूर्णतः रोक लगा दी गई है और जिस विभाग के अध्यक्ष के द्वारा अनुमति दी जाएगी केवल उसी विभाग में अति आवश्यक कार्य के लिए ही जाना अलाउ किया जाएगा। बहरहाल देखना होगा कि छत्तीसगढ़ में जिस तेजी से नए मरीजों की संख्या बढ़ रही है उस तेजी पे ये लगाम कब लगेगी और इस कोरोना का संक्रमण कब टूटेगा, क्योंकि जिस तेजी से नए मरीज रोज आ रहे हैं बताया जा रहा है, पूर्वानुमान लगाया जा रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब मध्य प्रदेश के आंकड़े को पीछे छोड़ते हुए छत्तीसगढ़ आगे निकल जाए। जिले में कोरोना मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रहा है। आलम यहाँ है कि कांकेर में जिला डेडिकेटेड कोविड अस्पताल खुलने के महज 50 दिन बाद ही जिले के सभी ब्लॉकों में कोविड अस्पताल की जरूरत आ पड़ी है। कांकेर को छोड़कर जिले के 6 ब्लॉकों में 50-50 सीटर कोविड अस्पताल खोलने का निर्णय लिया गया है, जहां केवल बिना लक्षण वाले कोरोना पॉजिटिव मरीज का इलाज किया जाएगा। रविवार 30 अगस्त को जिले के नरहरपुर ब्लॉक में कोविड अस्पताल शुरू किया गया है। अन्य तहसीलों में भी भवनों का चिन्हांकित करते हुए पूरी तैयारी की जा चुकी है, जहां कोविड अस्पताल शीघ्र शुरू किए जाएंगे। कांकेर डेडिकेटेड कोविड अस्पताल में पहले से 100 बिस्तर है। सभी 6 ब्लॉकों में कोविड अस्पताल खुलने से जिले में 300 बिस्तर बढ़ जाएंगे, जिससे कोरोना मरीजों के लिए कुल 400 बिस्तर हो जाएंगे। कांकेर शहर के अलवला पारा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के इलाज के लिए 10 जुलाई को डेडिकेटेड कोविड अस्पताल खोला गया था। अस्पताल में महीने भर में ही क्षमता से अधिक मरीज आने लगे हैं। जिस तेजी से कोरोना मरीज आ रहे हैं उससे यहाँ भर्ती मरीजों के डिस्चार्ज होने के बाद भी बिस्तर कम पड़ रहे थे। इसे देखते हुए कांकेर को छोड़ जिले के सभी 6 ब्लॉकों में भानुप्रतापपुर, नरहरपुर, अंतागढ़, पखांजूर, चारामा तथा द्रुकुंदल में कोविड अस्पताल शुरू करना पड़ रहा है। इसके लिए वहां के सरकारी भवनों को तैयार किया जा रहा है। सभी कोविड अस्पताल की क्षमता 50 बिस्तर की होगी। इन सेंटरों में केवल बिना लक्षण वाले कोरोना पॉजिटिव मरीज को भर्ती कर इलाज किया जाएगा, क्योंकि यहाँ लक्षण वाले मरीजों का इलाज करने ऑक्सीजन, वेंटिलेटर जैसी व्यवस्था नहीं होगी। बिना लक्षण वाले मरीजों को दवा, भोजन आदि मुहैया कराई जाएगी। भर्ती मरीजों पर पूरे समय तैनात डॉक्टर व मेडिकल स्टाफ नज़र रखेंगे। लक्षण वाले व गंभीर मरीजों को कांकेर कोविड अस्पताल रेफर किया जाएगा। और रायपुर से खबर आपको बता दें, सीएम ने केंद्रीय वित्त मंत्री को पत्र लिखा है। जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि को लेकर यह पत्र लिखा गया है कि 4 महीने बीत जाने के बाद भी
राशि जारी नहीं की गई। 2828 करोड़ रुपए की ये रकम है और पैसों का इंतजाम केंद्र सरकार ही करे, ये सीएम बघेल ने पत्र लिखकर कहा है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, 4 महीने बीत जाने के बाद भी राशि जारी नहीं की गई है, इसको लेकर पत्र लिखा गया है। और ये राशि जो है ये छोटी राशि नहीं है, छोटी रकम नहीं है, 2828 करोड़ रुपए की ये रकम है। तो जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि को लेकर ये पत्र लिखा गया है और कहा गया है कि 4 महीने बीत जाने के बाद भी इसे जारी नहीं किया गया। और एक और बड़ी खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे होम आइसोलेशन में हैं। रविंद्र चौबे 8 दिनों तक आइसोलेशन में रहेंगे। विधायकों के पॉजिटिव आने के कारण आइसोलेट किए गए हैं। छत्तीसगढ़ सीएम और 2 कैबिनेट मंत्री भी फिलहाल आइसोलेट हैं, तो वे भी, रविंद्र चौबे भी आइसोलेशन में चले गए 8 दिनों के लिए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से। बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे भी होम आइसोलेट हो गए हैं। 8 दिनों तक वे होम आइसोलेशन में रहने वाले हैं। विधायक जिस तरीके से पॉजिटिव आए हैं उसके बाद उन्हें होम आइसोलेट किया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और 2 कैबिनेट मंत्री भी फिलहाल होम आइसोलेट हैं और अभी ये खबर आई कि कृषि मंत्री भी, रविंद्र चौबे भी होम आइसोलेट किए गए हैं 8 दिनों के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही।